डियर स्टूडेंट्स, आइए आगे चलते हैं। वन एवं वन्य जीव संसाधन, ज्योग्राफी क्लास 10। इसमें हम देखेंगे कहाँ कहाँ कितना डिस्ट्रीब्यूशन है इनका और कैसे हमने इनको प्रोटेक्ट किया है। यदि वन और वन्य जीव संसाधनों को आप बचाना चाहते हैं, संरक्षित करना चाहते हैं, खोना नहीं चाहते, क्या करना पड़ेगा? तो उनका अरेंजमेंट, मैनेजमेंट करना पड़ेगा, प्रबंधन, कंट्रोल करना पड़ेगा, रूल्स बनाने पड़ेंगे। रूल्स तो पहले ही बहुत बने हुए हैं, रूल्स बहुत सारे हैं किताबों में, उनको अप्लाई करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और अधिकतर वन कैसे, या तो वन्य जीवन या तो प्रत्यक्ष रूप में सरकार के अधिकार क्षेत्र में, या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है हम लोगों के यहाँ, वन विभाग है, अथवा अन्य विभागों के जरिए सरकार के प्रबंधन में। मतलब ज्यादातर काम हमारे किसके हाथ में है? या तो बिल्कुल क्लियर कट सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के हाथ में एक बात, या स्टेट गवर्नमेंट, या इनके अंदर आने वाले डिपार्टमेंट्स के अंडर में फॉरेस्ट का काम है। कुछ अलग से भी डिपार्टमेंट हैं इन दोनों ही के, कुछ कुछ काम मिला जुला, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट देख रहे हैं, कुछ फॉरेस्ट के देख रहे हैं। लेकिन हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है बहुत बड़ा एक, देहरादून में, वो आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में। अब जैसे स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में क्या होगा? फॉरेस्ट, जैसे फॉरेस्ट ऑफिसर, आप हिंदी में कहते हैं वनपाल, वन निरीक्षक, इस तरह के लोग हमारे, ये स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। जंगलात भी कहते हैं उर्दू में। चलिए जस्ट अ मिनट, इन्हें निम्नलिखित वर्गों में डिसाइड किया हमने, ऐसे ऐसे कौन किसके अंडर में रहेगा। अब गवर्नमेंट ने ये प्लान बनाया, क्या किया जाए, कुछ तो वन ऐसे कर दो कि आरक्षित हो जाए वो। प्लीज अंडरलाइन कर लीजिए इनको, और ये हमको पता भी होने चाहिए। रक्षित वन और अवर्गीकृत वन, पहले इनकी बात करते हैं। आरक्षित वन में क्या होगा? ये एक तरह से रिजर्व हो गए, आधे से अधिक वन क्षेत्र क्या कर दिया गवर्नमेंट ने? आरक्षित वन, यानी ये रिजर्व फॉरेस्ट है। तो इसमें क्या होगा? यहाँ तक, जहां तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना गया है। ये पूरे कंट्री और ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर के लिए, भौगोलिक परिस्थिति के लिए बहुत ही रिचेस्ट हैं, मूल्यवान है। इन्हें हर कीमत पर बचाना है, ये बात मानिए। इनसे हमें हाथ नहीं धोना है किसी भी सूरत में, किसी भी परिस्थिति में। आरक्षित, अब देखिए रक्षित, वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित में है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सेफ्टी की गई है, यानी चौकीदारी प्रथा है, पुलिस की निगरानी है, पुलिस विभाग भी इनकी मदद करेगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी इनकी मदद खुद कर रहा है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो खुद लगा हुआ है दिन रात, शिकार, लकड़ी काटना। तो ये ध्यान कौन रख रहा है? हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, स्टेट्स का, स्टेट गवर्नमेंट का। अवर्गीकृत, ये क्लासिफाइड नहीं है, अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, ये कहलाएगी आपकी अवर्गीकृत। ये क्लासिफाई नहीं है, लेकिन जंगल है, ठीक है, ओके। अब हमें ऐसी खबरें अक्सर मिलती हैं, बर्ड डेथ्स ब्लेम्ड ऑन डर्टी यमुना, चिड़ियाएं मर गई, घड़ियाल पॉपुलेशन खत्म हो रही है। अभी सांबर लेक है राजस्थान में, वहां से कई बर्ड्स की डेथ की खबर आई। फ्लू लाइक सिंड्रोम हो गया उनको, फ्लू हो गया चिड़ियों को। वो विदेशी चिड़ियां हैं, यहाँ हर साल सर्दियों में आती हैं, क्योंकि आप जानते हैं रशिया या साइबेरिया में बहुत अत्यधिक टेम्परेचर लो हो जाता है। राजस्थान में सांबर एक जगह है, अजमेर और जयपुर के पास ही है, आप मानिए।
तो वहाँ पे क्या हुआ कि कई बर्ड्स की डेथ हो गई, चिड़िया ही मर गई। तो ये सब क्या हो रहा है, इसी को जानने के लिए चैप्टर है, हम वही तैयारी कर रहे हैं। ये कैसे वन होते हैं, स्थायी वन होते हैं, परमानेंट है ये, है ना। और जिनका रख रखाव, मेंटेनेंस, इमारती लकड़ी यानी फर्नीचर के काम आने वाली, अन्य वन पदार्थ और उनके बचाव के लिए किया जाता है। एक तो लकड़ी ना कटे अंदर की, आरक्षित और रक्षित वन में लकड़ी काटना अलाउ नहीं है, फर्नीचर के लिए भी नहीं कटेगी और आपके दूसरे कामों के लिए भी आप नहीं काट सकते। उनको बचाने के लिए ये अरेंजमेंट किया गया। जैसे एक उदाहरण, मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है, ठीक बात है, जो कि प्रदेश का क्षेत्र का भी 75% है। इसके अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर, आंध्र, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, बंगाल और महाराष्ट्र में भी कुल वनों में एक बहुत बड़ा अनुपात हमने क्या किया, आरक्षित वनों का है। ये स्टेट गवर्नमेंट देखती है इस सब्जेक्ट को। जबकि आप देखेंगे बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, ओडिशा और राजस्थान में कुल वनों में रक्षित वनों का एक बहुत बड़ा अनुपात है। गरज ये है कि समझना ये है कि कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने काफ़ी सारा हिस्सा रक्षित, इंग्लिश में बोलेंगे तो कानूनन प्रोटेक्टेड रिजर्व्ड कैटेगरी में कर दिया है, क्योंकि जंगल के साथ साथ वनस्पति, पेड़ पौधे बचे रहें। देखिए, हमने इससे पहले वाले वीडियो में बात की थी कि जलाने की लकड़ी की दिक्कत आती है, पीने के पानी की दिक्कत आती है, और जंगल में लकड़ी तो है ही है, और वन्य जीव, औषधीय पौधे, इस अंधाधुंध कटाई के चक्कर में वो भी हमने नष्ट कर दिए औपनिवेश काल में। तो पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और गुजरात में अधिकतर का क्षेत्र अवर्गीकृत वन है तथा स्थानीय समुदायों के प्रबंधन में। मतलब अवर्गीकृत क्या हो गया, अनक्लासिफाइड हो गया, अनक्लासिफाइड है ये। तो कानूनन आप क्या कर सकते हैं, यहां से आप जल, वन, ठीक है, और लकड़ी। अब यहाँ देखो, ऐसा है कि बिल्कुल भी मना नहीं किया जा सकता। तो जो हमारी जातियां, प्रजातियां, शेड्यूल ट्राइब आप कह लीजिए, जंगल पर आधारित हैं, उनके लिए ये थोड़ा एरिया खुला है, छोड़ा हुआ है, लकड़ी है। मान लो मधुमक्खी पालन करते हैं तो शहद ला सकते हैं अंदर से, लकड़ी जलाने के लिए भी और फर्नीचर के लिए भी ला सकते हैं। फल अगर अंदर हो रहे हैं वन में तो आप ला सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ देखो सुविधा देनी पड़ती है, वो इसमें दी गई है। अनक्लासिफाइड, अवर्गीकृत फॉरेस्ट को ये किया है, ठीक है। अब आती है बात समुदाय और वन संरक्षण। इसमें हम क्या अभी बात करेंगे कि वन संरक्षण की नीति हमारे देश में कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पहले से काम हो रहा है, ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है। हम लोग क्या आमतौर पर इस बात से अनजान है कि जब हमारे देश में कुछ क्षेत्रों में तो स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर भी अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे, क्योंकि इसी से ही लंबे टर्म में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। मतलब ये है कि जो वहाँ रह रहे हैं वो भी सरकार से, सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ समायोजन करके उस जंगल में अभी भी रह रहे हैं और अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटेंगे, खुद भी बचें और जंगल भी बचा रहे। इस बात का मतलब ये हो गया, यानी कॉपरेशन है। अगर हमारे कुछ शेड्यूल ट्राइब भाई बहन जंगल में रह रहे हैं तो वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं जंगल बचाने में, क्योंकि लॉन्ग टर्म उनको वहीं रहना है, लंबे समय तक। तो ये सोचने और समझने की बात है कि वो हमसे ज़्यादा ज़रूरत है उनको जंगलों की, वो बचा के रखेंगे, सरकारी अमले के साथ वो कोऑपरेट करते हैं और जंगल का खुद भी ध्यान रखते हैं, क्योंकि उनको ये समझ है कि हमें जब यहीं रहना है तो ये आगे तक ये सब बना रहे, पेड़ पौधे, जल, जंगल, जमीन, हमने बात की है। सरिस्का टाइगर रिजर्व में राजस्थान के गांवों के लोग वन्य जीव रक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत हैं। इससे बड़ा और क्या हो सकता है। मतलब इंडिया एक ऐसा अनोखा देश है
कि जो वहाँ रह रहा है वन विभाग के कर्मचारियों के साथ अपना एरिया भी बचाना चाहता है, जंगल भी बचाना चाहता है। तो जब जंगल बचेगा तो हमारी जंगली जानवर भी बचेंगे, सोचिए। और जंगली जानवर रहेंगे तो फूड चेन बनी रहेगी। जैसे हमने देखा घड़ियाल खत्म हो रहे हैं, वो नहीं होंगे। जैसे मैंने कहा आपको सांबर लेक की आपको उदाहरण दिया कि चिड़ियां खत्म हो गई, ऐसा नहीं होगा। यहां तक कि अजमेर में भी सर्दियों में साइबेरिया से सारस आते हैं, साइबेरियन सारस कहते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे बड़े बड़े होते हैं वो। और वो सर्दी के महीनों में मसलन नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इवन फरवरी तक यहाँ रहते हैं। और फिर वो एक साथ ही उड़ान भर के यहाँ से साइबेरिया चले जाते हैं। तो वो कब आ रहे हैं यहाँ पे? जब आना सागर जो लेक है अजमेर में, आना सागर तालाब है, उसमें जल है, पानी है, उनको फूड मिल रहा है, मछलियां खाते हैं वो लोग, वनस्पति खाते हैं, वो है तभी तो जब ही वो आ रहे हैं। सेम टू सेम बात ये लोग कर रहे हैं, अपना आवास को भी बचाने, अपने रहने की जगह को जहाँ से रोजी रोजगार कमा रहे हैं, मिल रहा है। मधुमक्खी पालन है, लकड़ी सेल कर रहे हैं, जलाने की लकड़ी आ रही है, फल सब्जियां है ना, जंगल के उत्पाद कुछ भी हैं, चाहे वो रबड़ है, गोंद है, जो भी है, बहुत सारे हैं, केले हैं, फल हैं, अनगिनत हैं, उनको सेल करके गुजर बसर कर रहे हैं, परिवार चल रहा है। वो लोग भी नहीं चाहते कि जंगल बर्बाद हो, वन खराब हो। जंगल अगर खत्म हो गए तो पीने के पानी को तरस जाएंगे, बहुत प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। इसलिए ये लोग भी संघर्ष करते हैं। और सरिस्का बाग, सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में, वो माइनिंग बंद करवाने के लिए, बताइए, माइनिंग कोई नहीं छोड़ना चाहता, खान है वो तो खान भी बंद कराने के लिए जो नेटिव लोग हैं जो यहाँ रह रहे हैं, सवाई माधोपुर की बात चल रही है, वो बंद कराने में इंटरेस्टेड हैं कि ये माइनिंग बंद हो जाए। तो इतना हम लोग पर्यावरण प्रेमी हैं, भारतीय लोग पर्यावरण प्रेमी हैं अगर ये है तो ठीक है। कई क्षेत्रों में तो लोग खुद स्वयं वन्य जीव आवासियों की रक्षा कर रहे हैं और सरकार को भी कह रहे हैं कि आप हस्तक्षेप वो नहीं कर रहे हैं स्वीकार। आइए राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान के अलवर जिले में क्या हुआ, 5 गांवों के लोगों ने तो 1200 हेक्टेयर वन भूमि पर भैरवदेव डाकॉफ सेंचुरी बना दी। क्या नाम रख दिया? भैरवदेव डाकॉफ सेंचुरी, जिसके अपने ही नियम कानून है। जहां शिकार नहीं करना है अलाउ, शिकार कर नहीं सकते, बाहरी लोगों की घुसपैठ नहीं है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ के वन्य जीव को बचा रहे हैं, सरकार को भी कोऑपरेट कर रहे हैं। यानी राजस्थान सरकार से भी रिक्वेस्ट है इसको बचाने के लिए आगे आए, ऐसे कानून बनाए अगर नहीं है तो। और खुद ने ही लोगों ने, निवासियों ने भैरवदेव डाकॉफ सेंचुरी घोषित कर दिया उसको। इसमें हर व्यक्ति घुस नहीं सकता, पहली बात, शिकार कर नहीं सकता, दूसरी बात। तो ऐसा उदाहरण भी है हमारे देश में। हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन आप भूले नहीं होंगे, कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में कामयाब नहीं रहा, तो यह भी दिखा दिया कि स्थानीय पौधों की जातियों को प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। मतलब ये हो गया, इस स्लाइड में मेरी जो समझ में बात आती है आपको भी आई होगी। सामुदायिक भागीदारी, हम सब जिम्मेवार हैं, ये तो बना ही दिया सामुदायिक भागीदारी, प्लस ये भी कह रहे हैं सरकार साथ दे हमारा, है ना। अगर अलवर में भैरवदेव डाकॉफ सेंचुरी बना दी तो सरकार भी साथ दे निवासियों का। जंगल हम बचा रहे हैं तो सरकार इसमें इस तरह के कानून लाए, हमारी मदद करे। जंगल बचा रहे हैं यदि हम, तो क्या होना चाहिए, उनकी डिमांड क्या है, सरकार के विभाग जैसे वन विभाग, लोकल पुलिस या व्यापारी उस एरिया के,
ये सब ऐसा समूह खुद की स्वयं की सहायता कर रहे हैं, सरकार से हस्तक्षेप मांग भी रहे हैं कि कई बार कह रहे हैं आप कुछ मत करो हम कर लेंगे। दोनों तरह से, जब जंगल बचा रहे हैं, वन बचा रहे हैं, वन्य जीव बचा रहे हैं, पेड़ पौधे, है ना, तो ये वन, पुलिस, व्यापारी, इन सबसे भी अपेक्षित सहयोग मांगा है कि आप भी हमारी मदद कीजिए, है ना। पारंपरिक संरक्षण तरीकों को पुनर्जीवित परिस्थिति कृषि के लिए तरीकों का विकास अब हाई लेवल पर होने लग गया। देखिए, टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन, बीज भी बचाने पड़े, बीज बचाओ आंदोलन, और नवदानाई ने दिखा दिया है कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन आर्थिक रूप से फीजिबल है, कृषि उत्पादन संभव है। बीज बचा लिए, अच्छी क्वालिटी के बन गए, वो उसको वापस काम में लिया, और केमिकल फर्टिलाइजर की आवश्यकता नहीं है, इसको भी आप बंद कर सकते हो, रासायनिक उर्वरक हमें नहीं चाहिए। हम तो जो हमारे ओरिजिनल हैं, नेचुरल हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर वो काम में लेंगे और फसल भी अच्छी उपजाएंगे। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम क्षरित वनों के प्रबंध और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सामने आ चुकी है। औपचारिक रूप में इन कार्यक्रमों की शुरुआत कब हुई? 1988 में। कब? जब ओडिशा राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया। देखिए, कहना यह है कि कानून बहुत सारे बने हुए हैं कि जल बचाओ, जंगल बचाओ, वन्य जीव बचाओ, रिसोर्सेज बचाओ, संसाधन बचाओ, लेकिन जब तक लोगों की भागीदारी, सामुदायिक भागीदारी ना होगी, तब तक हम शायद नहीं बचा पाएंगे। कहने का मतलब ये है, आप कितना भी बीज बचाओ आंदोलन चला लीजिए, कितना भी नवदाने दिखा दीजिए, लोगों की भागीदारी बहुत बड़ी चीज है। समुदाय के समुदाय खुद नहीं चाहते कि ये बर्बाद हो। ये तो कुछ क्या है कि रिसोर्स पर ये लोग टूट पड़ते हैं, लालची लोग, ग्रीडी तस्कर लोग। जब भी तो मैंने लिखा कि पुलिस की जरूरत है, व्यापारियों से अपेक्षित सहयोग चाहिए कि ऐसे गुड्स को वो ना खरीदें जो तस्करी से आया है, जो नुकसान से आया है। वन विभाग के अंडर में संयुक्त वन प्रबंधन क्षरित वनों को बचाव के लिए ये कार्य करता है, और इसमें ग्राम स्तर पर ही संस्थाएं बनाई जाती हैं जिसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से काम करते हैं। अब दोनों की भागीदारी हो गई, दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। इसके बदले समुदाय मध्य स्तरीय लाभ जैसे गैर इमारती वन उत्पादों के हकदारी होते हैं। इमारती लकड़ी ला सकते हैं, है ना तो ये इतना तो इनको फायदा होता है। गैर इमारती उत्पाद के हकदारी होते हैं, जो कुछ जंगल में है अवेलेबल फल के रूप में, जैसे मधुमक्खी का शहद है, कई ट्राइबल्स वो भी सेल करते हैं, वो ला सकते हो आप। अंदर जाके आप मछली पकड़ सकते हो, अगर कोई नदी नाला झरना ऐसा है तो कई जगह ये देखने में आया। आपको गेट वगैरह बनाने अपने तो इमारती लकड़ी ला सकते हो और उसको सेल भी कर सकते हो, ये अलाउ किया गया है ना। भारत में पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण की क्रियाशीलताओं से सीख मिलती है। हमारे यहाँ स्थानीय समुदाय ने बहुत बड़ा रोल निभाया है, बहुत बड़ा। तो क्या किया जाए? हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में, मैनेजमेंट में लोकल समुदाय को इन्वॉल्व करना अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। इस बात का मीनिंग ये हो गया कि जो समुदाय उस क्षेत्र विशेष में रह रहा है उसकी भी मॉरल जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। वो भी सरकार के साथ मिलके कई स्टेप उठा सकते हैं, और जितने भी संसाधन है, वन्य और वन्य जीव की बात चल रही है, वो बचा सकते हैं। देखते हैं आगे क्या हुआ। फैसले लेने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका अभी आने में थोड़ा सा समय और लगेगा, अतः वे ही विकास क्रियाएं मान्य होनी चाहिए जो जनमानस पर केंद्रित हो, पर्यावरण हितैषी हो और आर्थिक रूप से प्रतिफलित हो। देखिए, इस बात में ये है कि हमें बड़े बड़े डैम्स तो बनाने पड़ेंगे, वन और वन्य जीव हानि होती है, मान गए। अब वही क्रियाएं हमको ऐसी करनी चाहिए जो कि पर्यावरण की हितैषी हो।
इको फ्रेंडली आपने सुना होगा, या पर्यावरण मित्रता हम कर लें, ऐसा हो, पर्यावरण की बारे में सोच के ही हम कार्य करें, और ये भी हो कि आर्थिक रूप से रिजल्ट आना चाहिए उनका पॉजिटिव। अब कुछ बात की जाएगी विविध और दुर्लभ जातियों की संपत्ति। अब देखिए, प्रकृति की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है, जिसकी कि क्या, प्रकृति के हर रूप की रक्षा करना है। इन्हीं विश्वासों ने अलग अलग जो है मूल एवं कौमार्य रूप में बचा कर रखा है हमारे पेड़ पौधों को, जिन्हें पवित्र पेड़ों के झुरमुट देवी देवताओं के वन भी कहते हैं। इन भागों में या तो वनों के ऐसे बड़े भाग हैं, स्थानीय लोग ही जा पाते हैं, और न ही किसी और को अंदर जाने देते हैं कि वो कुछ नुकसान करे। कुछ विशेष समाज हैं जो पेड़ों की पूजा करते हैं और आदिकाल से उनके संरक्षण करते आ रहे हैं। जैसे छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां महुआ और कदम्ब के पेड़ों की पूजा करते हैं। जैसे हम लोग भी पीपल की पूजा, वट के वृक्ष की पूजा, आपने सुना होगा बच्छ बारस से एक पूजा की जाती है। ये सब आप देखेंगे पर्यावरण प्रेम का सूचक है। तुलसी जी की पूजा, जल चढ़ाया जाता है, तो ये भी हम पर्यावरण प्रेम है हमारा, उसको हमारे धर्म से देखकर भी जोड़ा जाता है। पेड़ों की पूजा हो रही है, केले की पूजा हो रही है, तो आप कई जगह ये देखेंगे कि ये वैज्ञानिक कारण भी इसके पीछे जुड़े हुए हैं। छोटा नागपुर में जैसे मुंडा और संथाल है, संथाल परगना भी है, मुंडा और संथाल शेड्यूल ट्राइब हैं, जंगल की प्रजातियां हैं, तो ये पेड़ों की पूजा करते हैं क्योंकि इनको मालूम है इसी से हमारा जीवन है। ओडिशा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ की पूजा करती हैं। आपको बता भी दूं कि बात चल रही है कि बंधनवार में आम के पत्ते बांध दिए जाते हैं, केले के पत्ता भी आज भी पूजा में काम में लिए जाते हैं। हम में से बहुत से व्यक्ति पीपल और वटवृक्ष को पवित्र मानते हैं, आज भी माना जाता है और है भी। भारतीय समाज में अनेकों संस्कृतियां हैं और प्रत्येक संस्कृति में प्रकृति और इसकी कृतियों को संरक्षित करने की अपनी कस्टम्स हैं। पूजा पाठ के झरने, पहाड़ी चोटियां, पेड़ों और पशुओं को पवित्र मानकर उनका संरक्षण किया जाता है। आप देखेंगे अनेक मंदिरों के आसपास आपको बंदर, लंगूर, गाय वगैरह भी मिलेंगे। खिलाते पिलाते हैं हम लोग इनको, और मंदिर के भक्तों में भी इनकी गिनती की जाती है। राजस्थान में बिश्नोई समाज है, ये काले हिरन, चिंकारा, नील गाय और मोरों को झुंड देख सकते हैं जो वहाँ के समुदाय का अभिन्न हिस्सा, और कोई उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। शिकार खेलना अलाउ नहीं है, हिरन का, काले हिरन का, चिंकारा का, नीलगाय का, मोरों को तो वैसे भी संरक्षण करना है। तो देखिए, खेजड़ी का वृक्ष है, उसको काटना अलाउ नहीं है राजस्थान में। खेजड़ी राजकीय पेड़ है, उसको यहाँ काटना अलाउ नहीं है। एक बहुत बड़े अभिनेता प्रॉब्लम में भी हैं काले हिरन को लेके। नीलगाय, मोर झुंड आप यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे। तो ये हमारा पर्यावरण का प्रेम है, धर्म से जोड़कर देखा गया है इसको, अति वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। सो ये हमको इस तरह से इसकी तैयारी करनी है। विद दिस, गुड लक टू यू एंड थैंक यू।